Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the topic which is totally related with the management studies. अब मैनेजमेंट का हम जो लास्ट अपनी फ़िज़िकल क्लास के अंदर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था मैनेजर्स एज अ डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि मैनेजर्स जो हैं वो जब डिसीजंस लेते हैं तो डिसीजंस लेने का प्रोसेस क्या होता है और क्या क्राइटेरिया होता है। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हमने बेसिकली 7 स्टेप्स को फॉलो किया, 7 to 8 स्टेप्स को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे थोड़ा सा गए तो हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टाइल्स देखे। हमारे पास यहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग स्टाइल था जिसमें मैनेजर क्या करता है कि प्रॉपर एविडेंस की बेस पे और प्रॉपर लॉजिकली डिसीजंस वगैरह लेते हैं और ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को उसका बेनिफिट हो, उसका नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा था कि मैनेजर डिसीजन बाउंडेड रैशनल तरीके से भी ले रहा होता है। अब ये है तो रैशनली, ये भी अकली एक डिसीजन होता है, लेकिन इसमें बाउंड वो क्यों होता है? वो इसमें बाउंड इसीलिए होता है उसने टॉप अथॉरिटी को क्या करना होता है इसके अंदर सेटिस्फाई। अब बाउंडेड रैशनैलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे ये पहले इसमें बात की कि वो बड़ा लिमिटेड हो के क्या करता है डिसीजंस वगैरह ले रहा होता है, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर सके, प्रोसीड कर सके। अब वो बाउंड क्यों होता है या वो लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि उसकी कुछ बाउंड्रीज जो होती हैं वो तय कर दी गई होती हैं कि आपकी लिमिट भाई ये है, आपने क्या करना है, इससे बाहर नहीं निकलना। अब इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। अब इस टर्म का मतलब क्या है या ये क्यों यूज़ होती है? वो ये कहते हैं कि मैनेजर्स जो है जब डिसीजंस अक्सर औकात लेते हैं तो उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, पावर्स एंड कंसिडरेशंस होते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के बाद उसकी कमिटमेंट में इजाफा हो जाता है। वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग तरीके से या अच्छे तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। अब थोड़ा सा आगे मज़ीद मूव करते हैं जी। यहाँ पे आया था मेकिंग डिसीजंस द रोल ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसीजंस के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है। इंट्यूशन एक ऐसी एबिलिटी है कि जो कि इंसान को काफ़ी अर्सा के बाद इंसान के अंदर आती है या किसी मैनेजर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर उसने 10, 20, 30 साल का उसको तजर्बा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? इसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं सर। इसके अंदर अफेक्टेड इनिशिएटेड डिसीजंस होते हैं, इसके अंदर कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस होते हैं, इसके अंदर सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग होती है एंड इसके अंदर वैल्यूज़ एंड एथिक बेस्ड डिसीजंस भी शामिल होते हैं। मतलब कि कॉग्निटिव्स का तल्लुक, कॉग्निशंस का तल्लुक बिहेवियर्स के साथ होते हैं। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग है, इसका तल्लुक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ होता है। वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो हैं आपको पता है कि कल्चरल हमारे एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या होता है कि इंसान के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना ये रोल प्ले करते हैं। और आपके अफेक्टेड इनिशिएटेड में मैनेजर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो मैनेजर्स होते हैं वो इमोशनली बड़ा इफेक्टेड होते हैं अपने डिसीजंस को लेके। थोड़ा सा इसको स्पीडली आगे करते हैं चैप्टर हमारा क्योंकि ये ख़त्म हो चुका था। स्ट्रक्चर्स, टाइप्स एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर के अंदर आता है कि डिसीजंस और उसकी टाइप्स, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम डिसीजंस। स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर हमारा बना होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या होती हैं पहले हम उसको ये देख लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि अगर एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहा है तो वो जनाब एक सेमेस्टर के बाद अगर वो ड्रॉप हो जाता है, अगर उसका रिज़ल्ट बुरा आता है या वो फेल हो जाता है तो ये भाई रूटीन की बात है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा सेमेस्टर के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लीज आ जाएंगी, तो जिसके बाद उसको सेमेस्टर से क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब इसके बाद इसका डिसीजन क्या होता है? इसके ऊपर डिसीजन जो होता है इसके अगेंस्ट वो प्रोग्राम डिसीजन होता है जी। भाई उसका आप समर लगवा दें या उसको एक आप चांस दे दें जिसको अवेल करने के बाद वो अपना जो है पासिंग क्राइटेरिया उसको अचीव करे, उसको पूरा करे और दोबारा से उस सेशन के अंदर वो शामिल हो जाए। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम डिसीजंस जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ के ऊपर बेसिस करती हैं या रिलाई करती हैं। इसमें प्रोसीजर, रूल एंड पॉलिसी आ रहा है जी। यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बेसिकली कहते हैं एक सीरीज़ है जिसमें सीक्वेंशियल
सीक्वेंस के साथ कुछ स्टेप्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड किया जाता है। जैसे अगर चीनी बनाने का एक प्रोसीजर है, अब ये नहीं कि मैंने शुगर कैन अगर मशीन के अंदर डाल दिया है तो एक टाइम के बाद वो आपकी शुगर बन के बाहर आएगी, बल्कि एक उसका प्रोसेस होता है, मतलब कि उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको उसमें से जो उसका रस होता है वो निकाला जाता है, फिर उसकी 3-4 उसके प्रोसेसेस होते हैं, उसमें से गुजार के फिर चीनी का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट किया जाता है। इसी तरह जो आपके प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, इसके लिए भी प्रोसीजर होता है। जैसे आप शॉर्ट कह रहा हूँ, पहले आप लो लेवल होता है, फिर मिडल होता है, फिर टॉप लेवल तक आप जाते हैं। अब दूसरा जो इसमें रोल होता है या जो फैक्टर होता है जो आपके प्रोग्राम डिसीजंस में इंक्लूड होता है, इसको आप कहते हैं रूल्स। बेसिकली क्या होते हैं? रूल्स बेसिकली एक स्टेटमेंट्स की शक्ल में आपके सामने मौजूद होते हैं, जिसमें रूल्स बेसिकली, जैसे मैं ये बात कर रहा था कि स्टेटमेंट है जिसमें अंदर क्या होता है कि एक ऐसी डायरेक्शन होती है जिसको सब लोगों ने फॉलो करना होता है। ठीक है, ये हर खास व आम के लिए एक जैसा ही होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करे, इम्प्रूव करे, उसके अंदर जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट हो सके। एंड द थर्ड वन इज़ द प्रोग्राम डिसीजन, जिसके अंदर तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली गाइडलाइंस होती है जो कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों को प्रोवाइड की जाती है, मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती है, एंड इवन कस्टमर्स को भी प्रोवाइड की जाती है कि वो इस पॉलिसी के तहत क्या करेंगे, हमसे चीज़ें खरीदेंगे या सेल करेंगे। अब हमेशा जो आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है ये क्यों बनाई जाती है? ताकि आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए, आप पॉसिबिलिटी को प्रमोट करें। पॉसिबिलिटी को प्रमोट करने से मुराद ये है कि आप ये मैसेज दे सकें कि यार इट कुड बी हैपन। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ वेजेस शैल बी कम्पेटिटिव, हाँ, और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है अपनी चीज़ें लेकर चलें। सेकंड इज़ द टाइप ऑफ डिसीजंस इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से क्या मुराद है। नेक्स्ट वन इज़ द बेटे अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ रही हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो कॉमन नहीं होती, बल्कि सडनली ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमारी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चल रही है, कुछ सिस्टम एक चल रहा है जिसमें बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं या वो, और उस दौरान क्या हुआ कि अचानक से, जैसे आपको पता है, कोविड आ गया और सारी की सारी हमारी रूटीन जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब जैसे 6 महीने क्लासेस रेगुलर होती हैं, बच्चे कॉलेज में आते हैं, टेस्ट देते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं, लेकिन अचानक से जो कोविड की सिचुएशन आ गई है उसकी वजह से सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब उसके अगेंस्ट क्या था? अब उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, या टीचर्स हजरात ने इसको देखना शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, और कुछ हद तक यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स थे वो भी ऑनलाइन ही स्टार्ट हुए। अब ये जो प्रॉब्लम अचानक से बेटे सामने आ गई, ये अनस्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आ गई थी सामने। इससे पहले इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती रही, और इसका जो डिसीजन था वो भी कुछ ऐसे ही लिया गया जो कि नॉन प्रोग्राम था, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था हुआ। फिर अचानक से क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन हमें लेना पड़ गया। अब डिसीजन मेकिंग कुछ कंडीशंस होती हैं जी, किन किन कंडीशंस के अगेंस्ट डिसीजन लिया जाता है। इसमें सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ जाता है। ठीक है, जैसे सर्टेनिटी क्या होता है कि ये एक ऐसी डिसीजन की कंडीशन होती है जिसमें सिचुएशंस जो हैं वो, हालात जो हैं वो यकीनी होते हैं, यानी काबू में होते हैं। आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि इन के ऐसे भी हालात चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक चल रही थी तो ये एक सर्टेनिटी है, सर्टेन डिसीजन है। तो आपने क्या किया कि सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरी सिचुएशन होती है रिस्क वाली जो सिचुएशन है ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के दरमियान। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लॉस है, बल्कि ये एक बेसिकली एक इंटेंसिटी लेवल को शो कर रही होती है कि भाई ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस जगह पे तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द अनसर्टेनिटी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मतलब कि एक गैर यकीनी सिचुएशन होती है, इसमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा इसकी मिसाल देके आपको समझाऊंगा। जैसे अभी ये कोविड ख़त्म हुआ जनवरी में या दिसंबर में, तो मतलब कि दोबारा फिर कोविड लग गया, दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। अभी इसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो स्टूडेंट्स अनसर्टेन ही रहेगी, उसमें कुछ पता नहीं
कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्या ये साल जो है इसी तरह चलेगा या इसमें मतलब कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है, या कोविड के केसेस अगर ज़्यादा मतलब आएंगे तो उसके अगेंस्ट ही कोई ना कोई डिसीजन इसमें पास किया जाएगा। दिस इज़ नाउन एज अ अनसर्टेन सिचुएशन या अनसर्टेनिटी। नहीं जी, ये बेसिकली है नंबर 1 इज़ द डिसीजन मेकिंग कंडीशंस है जी, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये 3 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब आगे डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स है जी, ठीक है। लीनियर डिसीजन मेकिंग स्टाइल नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आ रही है जी, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिसीजन मेकिंग स्टाइल या थिंकिंग स्टाइल भी इसको कह लें। लीनियर थिंकिंग स्टाइल में क्या होता है कि जो भी आपका मैनेजर होता है वो क्या कर रहा होता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल बाहर से अगर उसको मालूमात या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसकी बेस पे क्या करेगा, कोई ना कोई डिसीजन पास करेगा। और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल मतलब ये वो बंदा होता है जो इंटरनल जो उसके सोर्सेज होते हैं उस पर बेस करता है, उस पर रिलाई करता है और डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल उसकी इमोशंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर या इंटरनल जो उसके फैक्टर्स होते हैं उसको देखते हुए वो कोई ना कोई डिसीजन पास करेगा। दिस इज़ नाउन एज अ नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल, ठीक है। अब इसके बाद डिसीजन मेकिंग बाइसेस एंड एरर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाइसनेस आ जाती है जी। यहाँ पे इसमें एक बड़ी पॉपुलर टर्म है ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज़ की जाती है जी। पेपर के अंदर अक्सर ये डेफिनेशन डाल देता होता है कि ये अप्रोच क्या होती है। ये रूल ऑफ थंब को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जनाब कोई डिसीजन जो है इम्पोज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं जी, आपने कहा जी अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, इसके बाद हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से अक्सर औक़ात क्या होता है जी, डिसीजन के दौरान प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। अब इसके साथ साथ कुछ टर्म्स यहाँ पर भी आ रही हैं जहाँ पे कुछ बाइसेस या कुछ एरर्स आ जाते हैं जब हम डिसीजंस लेते हैं। याद रहे कि बाइसनेस बेसिकली उस फैक्टर को कहते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के दौरान अपना कोई ना कोई रोल रखता है या अपना कोई ना कोई असर रखता है। इसकी वजह से डिसीजन लेते हुए हमसे कोई ना कोई एरर या हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अब ये बाइसनेस या ये एरर्स जो हैं ये किन किन शक्लों में सामने आते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है जी ओवर कॉन्फिडेंस। कि अक्सर औक़ात हम लोग जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर औक़ात बड़े बड़े लोगों को लेकर बैठ जाता होता है। दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अक्सर औक़ात मैनेजर्स जो हैं वो जल्दबाजी दिखाते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो बजाय वेट करने के वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अभी से काम अगर होता है तो हो जाए, हम जो है इतना वो वेट नहीं कर सकते। तो अक्सर औक़ात आपको पता है कि जल्दबाजी के जो डिसीजंस होते हैं वो भी इंसान को लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद एंकरिंग इफ़ेक्ट का आ रहा है जी यहाँ पे। ये बेसिकली एंकरिंग जो है ये बिहेवियर से रिलेट कर रहा होता है। एंड बिहेवियर्स अगर आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है या वैसा बिहेवियर आपका डेवलप नहीं हुआ तो आप फिर भी क्या करते हैं, डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा उसको डिले कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सेलेक्टिव परसेप्शन की बात कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के अंदर जो आपकी परसेप्शंस होती हैं अगर वो भी सेलेक्टिव हों तो फिर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्टिव परसेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं परसेप्शन की एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक आदमी जो है वो हाथ में उसके शॉपर है, वो भाग रहा है आगे की तरफ और दूसरा आदमी उसके पीछे है और वो सेम डायरेक्शन में वो भी भाग रहा है, उसके हाथ में चाकू है। तो आप इन दोनों को देखने के बाद क्या डिसीजन या क्या सोचेंगे? तो जिस बंदे की बात दिमाग में वो बात समझ आती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग डील करेगा। वो कहेगा जी अगला हो सकता है चोर है, पिछला जनाब मालिक है, या अगला जो है वो शॉपर छीन के भागा है, पिछला जो है उसके पीछे चाकू लेकर आ रहा है। तो हो सकता है असल में हकीकत ये हो कि अगला गोश्त लेकर जा रहा है और पिछला जो है अगला जो है बस में बैठ रहा है और वो लेट हो रहा है इसलिए भाग रहा है। पिछला किसाई है, उसके हाथ में छुरियाँ चाकू हैं, तो इसलिए वो छुरियाँ चाकू मतलब लेकर अपनी दुकान में जा रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया मामला? यहाँ पे मामला ये है कि हमने परसीव कुछ और किया था लेकिन असल में हकीकत कुछ और थी। कन्फर्मेशन, अक्सर औक़ात हम कन्फर्म नहीं करते, ठीक है, और डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेमिंग, हमने फ्रेमिंग ये भी एक फैक्टर है जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक एरर क्रिएट कर देता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने ऑलरेडी एक इमेज, एक चीज़ बनाई होती है, एक हमने थिंकिंग स्टाइल जो है वो सेलेक्ट किया होता है कि बेसिकली हमने यहाँ तक रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। ये इसकी वजह से भी क्या होता है कि जब हम स्पेसिफ़िक बाउंड्रीज़ बना लेते हैं, स्पेसिफ़िक थिंकिंग जो है क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर जब उस बाउंड्री से हम बाहर नहीं निकल पाते तो फिर भी डिसीजन लेते हुए हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अवेलेबिलिटी है जी, जो चीज़ हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसको देखते हुए डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, दोनों का फैसला होना है, अब एक बंदा मौजूद ही नहीं, आपने उसकी सफाई ली कोई नहीं या उसने दी कोई नहीं, तो आपने डिसीजन ले लिया, तो ये भी एक एरर है। रिप्रेजेंटेशन है जी, रिप्रेजेंटेशंस मतलब कि जिस बंदे की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस ठीक हैं
या जो बंदा जिस स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिसीजन लेते हैं। रैंडमनेस जी, आप रैंडमली क्या करते हैं कि चीज़ों को उठाते हैं और उसके सिचुएशंस को अक्सर औक़ात देखते हैं, बिहेवियर्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लेते हैं। इट्स आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसनेस। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें ठीक लग, इसमें अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं जी कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 लोगों को रखना है तो उसमें से एक को निकालना है, दो में से एक को निकालना है, तो मैं देखूंगा कि जिसको मैंने निकालना है उसको निकालने का मुझे नुकसान कितना है और बेनिफिट कितना है। तो इसी तरह दूसरे बंदे को निकालने के बाद मुझे रखने के बाद नुकसान कितना होगा, उसका बेनिफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैं देख के एक डिसीजन लेता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपने माइंड में रखता हूँ। सेल्फ सर्विंग बायसनेस के अंदर ये बेसिकली आपका बिहेवियर के साथ इसका ताल्लुक होता है। मतलब इंसान इसके अंदर ये सोच रहा होता है कि अगर एक इंसान कामयाब है तो उसकी अपनी एबिलिटीज़ की वजह से, अपनी एफर्ट्स की वजह से। अगर एक इंसान नाकाम हो गया है या फेल है या फेलियर्स के लिस्ट में है तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि एक्सटर्नल जो पार्टीज़ हैं या एक्सटर्नल जो लोग हैं या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी नाकामी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द अगला फैक्टर इसमें आ रहा है जी, इसमें हिंडसाइट। ठीक है, अब ये क्या होता है जी? आई न्यू एवरीथिंग, मुझे सब चीज़ों का पता है जी। ठीक है, मैं सब चीज़ें जानता हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। तो जब ये बंदा जो है इस तरह के डिसीजंस लेता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिसीजंस ख़राब होते हैं और डिसीजंस के अंदर एरर आ जाता है, जिसके बाद क्या होता है उसको बाद में नुकसान देखना पड़ता है। याद रहे कि इंसान जितना मर्जी काबिल हो जाए उसे कभी भी इस बात पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है, बल्कि उसे ये अज्यूम करके चलना चाहिए ही नोज़ नथिंग। जब आप ये एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके डिसीजंस के अंदर एक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो आप जो है जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुझसे। एंड ये बात कंफर्म हो जाए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। नहीं जी, मुझे इजाज़त दें जी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।